जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम वीडियो का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 6, क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट और 6 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि चैनल की वीडियो प्रीवियस ईयर्स एंड प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम तद्भव शुद्ध नहीं है, यानी कि जो तत्सम और तद्भव के युग्म दिए गए हैं उनमें से अशुद्ध कौन सा है, गलत कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उद्खल उखल, बिल्कुल सही है। उखल का सही आंसर होता है, सही तत्सम होता है उद्खल। आमला का सही तत्सम होता है आमलक। कुष्ठी काठ बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुष्ठी होता है कोड़ी। कौन होता है? कोड़ी। और काठ का तत्सम होता है काष्ठ। तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कौन सा शुद्ध नहीं है, जबकि ईस्ट का और ईस्ट शुद्ध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कुष्ठी और काठ, क्योंकि कुष्ठी का तद्भव क्या होता है? कोड़ी, और काठ का तत्सम क्या होता है? काष्ठ। तो चलिए आज के अगले दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध तद्भव तत्सम है। बात वही है जो पहले थी, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। कंधा अंश, तो बच्चे जो अंश होता है उसका अर्थ ही होता है कंधा, लेकिन कंधे का तत्सम कभी भी अंश नहीं होता, वो होता है स्कंध। तो हमारा आंसर तो हमें पहले ही मिल गया ऑप्शन ए, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस को देख लेते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन ओबटन, उद्वर्तन बिल्कुल सही है। कसौटी कर्ष पट्टिका बिल्कुल सही है। कसौटी तद्भव शब्द है, कर्ष पट्टिका तत्सम शब्द है, और केला को तत्सम में यानी कि संस्कृत में कहते हैं कदली। तो चलिए आज के तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, निम्न में से फारसी शब्द नहीं है। ईख, भैया ईख होता है तद्भव और अपना ही शब्द है, तो ये फारसी शब्द नहीं है, जबकि मोर्चा और शादी दोनों फारसी शब्द हैं। तो हमारा आंसर है विकल्प ए, फर्स्ट। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्न में से देशज शब्द नहीं है। जुगाड़, भाई जुगाड़ तो पक्का देशज शब्द है। चम्मच ये हमारी अपनी नहीं है। लोटा जो एक जगह टिक ना पाए, लुढ़क जाए, वही होता है लोटा, और जो आग पर रखते ही फूल जाए वो होती है फुल्की, जो चकला बेलन की सहायता से बनाई जाती है। और जो हाथ की थाप से बनाई जाती है ना बच्चे, हाथ की थाप से, उसे कहते हैं पनपथी, क्योंकि उसमें क्या लिया जाता है? पानी का सहारा लिया जाता है और हथेली की थाप दी जाती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पनपथी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में से भिन्न है। तो देख लेते हैं कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बाकी के 3 से अलग है और किस आधार पर है, पहले इसको पकड़ते हैं। पूंजी, कनिष्ठ, विद्युत, किताब। तो बच्चे देखो, पूंजी, कनिष्ठ और विद्युत तीनों के तीनों प्रशासनिक शब्द हैं, यानी कि प्रयोग के आधार पर जब हम शब्द के भेद कर रहे होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं मुख्य रूप से 2, साधारण शब्द या सामान्य शब्द, और दूसरा होता है प्रशासनिक या तकनीकी शब्द। हालांकि हरदेव बहाली ने तीसरा भेद भी बताया है, अर्ध तकनीकी या अर्ध पारिभाषिक शब्द। लेकिन जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। तो पूंजी, विद्युत और कनिष्ठ ये तीनों के तीनों आपके तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं, जबकि किताब सामान्य शब्द है, क्योंकि वे शब्द जो जनसाधारण के द्वारा, आम जनता के द्वारा सामान्य बातचीत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सामान्य शब्द, और वे शब्द जो प्रशासन, वाणिज्य, पत्रकारिता, शास्त्र, विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि छल का समानार्थी शब्द नहीं है, अर्थात समान अर्थ देने वाला नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। कूल, तो कूल जल की ऐसी धारा होती है जो अपने निश्चित स्थान और निश्चित धारा में बहती है, उसे कहते हैं हम कूल। कपट, धोखा, वंचना तीनों के तीनों क्या हैं?
छल के समानार्थी हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकल्प ए, कूल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई कल्प वृक्ष हो, पारिजात हो, कल्पतरु हो या देवद्रम हो, तीनों एक ही बात है। ये एक ऐसा विशेष वृक्ष होता है जो कि माना जाता है स्वर्ग लोक में है, और जिस किसी के भी पास कल्प वृक्ष का फूल हो जाए वो अजर हो जाता है, यानी कभी न बूढ़ा होने वाला व्यक्ति हो जाता है। ये वही वृक्ष है जिसके पुष्प के लिए सत्यभामा ने जिद कर करके पूरा का पूरा वृक्ष जमीन पर मंगा लिया था। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर अगला 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्न में से रीतकाल का कवि नहीं है। चिंतामणि, भाई चिंतामणि तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रारंभ माना है, रीत परंपरा का प्रारंभ माना है। बिहारी जी रीत सिद्ध परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि घनानंद जी रीत मुक्त परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि चिंतामणि रीतबद्ध परंपरा के माने जाते हैं। लेकिन सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न में से अशुद्ध युग्म विलोम की दृष्टि से है। ऋजु, वक्र। तो ऋजु का अर्थ होता है सरल, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। ये तो बिल्कुल सही है। उपतिक्या या अधिपक्या, ये भी सही है। दंड और सजा, तो दंड और सजा जो है ये वाला सजा है, इसमें नीचे नुक्ता लगा होता है, ये हमारे समानार्थी हैं। तो हमारे विलोम की दृष्टि से हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, इहलोक परलोक। इहलोक होता है यही लोक यानी कि जमीन, मृत्यु लोक, और परलोक होता है ईश्वर का लोक यानी कि स्वर्ग लोक। आज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि निम्न में से शुद्ध विलोम शब्द नहीं है। दुष्कर, दुर्लभ। तो दुष्कर होता है जिसको करना मुश्किल हो, और दुर्लभ होता है जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो। तो ये तो भाई एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे, तो हमारा आंसर तो हमें पहले ऑप्शन में ही मिल गया। हे होता है किसी को हीनता की दृष्टि से देखना, हीनता के भाव से देखना, और प्रे होता है किसी को प्रेम के भाव से देखना। शयन होता है सोना, सोना स्लीपिंग, और जागरण होता है आपका अवेक, जागना। और श्लाघा या स्तुति होता है प्रशंसा करना, जबकि निंदा करना तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि अभिराम और अविराम का शुद्ध अर्थ है। राम और रुकना बिल्कुल नहीं, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि विराम का अर्थ होता है रुकना, अविराम का अर्थ तो रुकना होगा ही नहीं। ठहरना और चलना, तो भाई चलना एक सेंस में हम कह सकते हैं, लेकिन अविराम का अर्थ कभी भी ठहरना नहीं होगा। अविराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है बिना रुके, लगातार, निरंतर, और लगातार और ठहराव तो होगा ही नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अमीर खुसरो की भांति आधुनिक काल में किसने पहेलियां और मुकरियां लिखी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहेलियां और मुकरियां लिखने का श्रेय जो है वो किसको है, अमीर खुसरो जी को है। और हिंदी में सबसे पहले खड़ी बोली प्रयोग करने का श्रेय भी किसको मिलता है, अमीर खुसरो को ही मिलता है, जिनको तूतिए हिंद या तोताए हिंद कहा जाता है, जिन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है। और यही नहीं, इन्होंने तबला का भी वादन किया, आविष्कार किया, और 11 राजाओं का शासनकाल देखा, जिसमें से 7 राजाओं के तो ये राज्य में मतलब उनके राज कभी भी रहे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम पढ़ते हैं संकर शब्द, यानी 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। अमीर खुसरो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 भाषाओं की पंक्तियों को मिलाकर के एक नया काव्य लिखा, यानी काव्य का एक नया चलन लिखा, जिसका एक अगर आधुनिक काल का एक
ऐसा पर्याय, ऐसा उदाहरण दिया जाए जो आपको याद रहे। तो फिल्म की, मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है मूवी का नाम, लेकिन गाना है, उसकी हिंदी वाली पंक्ति याद है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन। इसके पहले की लाइन उर्दू है। यानी जब अमीर खुसरो ने लिखा कि जेहाल मिसकी मेहाल तुस्कम बनाए बत्तियां, यानी पहली लाइन थी फारसी और दूसरी लाइन थी ब्रज, क्योंकि उस समय क्या था, इन दो भाषाओं का चलन था। कब? जब अमीर खुसरो थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो चलन है वो चलन है हिंदी और उर्दू का। तो जिस गाने को मैंने आपको बताया वो अमीर खुसरो के द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा थी। तो अब देख लेते हैं हमारे प्रश्न का उत्तर। के हमारे प्रश्न का उत्तर ये है कि जो आदिकाल में अमीर खुसरो ने परंपरा प्रारंभ की, उसका आधुनिक काल में किसने पालन किया, आधुनिक काल में उस परंपरा को किसने आगे बढ़ाया? तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही पहेलियां और मुकरियां लिखी। पहेलियां आप जानते होंगे जो बचपन में आमतौर पर पूछी जाती हैं। जैसे अमीर खुसरो की एक बहुत फेमस पहेली है जो एग्जाम में आती है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सर पे औंधा पड़ा, मोती उससे एक ना गिरे, थाल चारों ओर फिरे, यानी कि आकाश। और मुकरियां होती हैं, आंसर उसी में हो, मतलब प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का जो उत्तर भी दिया जाता है और उससे मुकर भी जाता है। जैसे कि भारतेंद्र जी की एक बहुत फेमस पहेली याद आती है, मुकरिया याद आती है, पहेली नहीं मुकरिया, कि मुझसे मोते मेरो श्रृंगार करावे, आगे बैठ के मान बढ़ावे, कहो सखी कौन, सखी साजन नहीं सख आईना। यानी कि मुझसे मेरा श्रृंगार कराता है, मेरा मान भी बढ़ाता है आगे बैठ करके। तो सखी उत्तर दे रही है कि कौन है। पहले सखी पूछती है कहो सखी कौन, तो सखी उत्तर दे रही है कि साजन के पति है। बोले नहीं, तो कौन है? कि आईना, आईना शीशा है। यानी उत्तर दिया और उत्तर से मुकर गए, फिर गए, तो वही क्या होती है, मुकरियां, जो कि किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल में लिखी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अराला और अराल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बच्चे जो अराला है वो होती है वैश्या, और जो अराल है वो होता है टेढ़ा, जो सीधा ना हो उसे कहते हैं अराल। कैसा ना हो? सीधा ना हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कामायनी। कामायनी हिंदी का महाकाव्य है, लेकिन छायावाद के समय का हिंदी का नहीं। रामचरितमानस भक्ति काल का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी का महाकाव्य है, लेकिन प्रश्न कह रहा है सिर्फ हिंदी का महाकाव्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। और अगर आपसे पूछ ले हिंदी के पहले महाकवि, तो हिंदी के पहले महाकवि पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई जी हैं। और इन दोनों को, यानी कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई जी को हिंदी का पहला महाकाव्य और महाकवि होने का जो श्रेय दिया है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और आज का 15वां प्रश्न है, आकर अनेकार्थी शब्द है का अर्थ निम्न में से नहीं है। चमक हमारा आंसर पहला ही है, क्योंकि आकर का कहीं भी अर्थ हमें चमक प्राप्त नहीं होता, लेकिन आकर कोश भी होता है, आकर खान भी होता है और आकर स्रोत भी होता है। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हालांकि चलन में स्रोत इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन जो शुद्ध स्रोत है वो ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि तद्भव सा पर लगता है रा। अगर हम शुद्ध उच्चारण करें तो स्रोत ये है, ये तो स्त्रोत है, लेकिन चलन के कारण ये है। लेकिन जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपका आंसर यही होगा। लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, चमक। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्न में से केतु का अर्थ नहीं है ध्वज। बिल्कुल है, केतु ध्वज को कहते हैं, घड़ा घड़े को केतु नहीं कहते भाई। एक ग्रह भी केतु है और पुच्छल तारा भी केतु कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या है? 15 का आंसर है विकल्प बी, विकल्प सेकंड। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्न में से भिन्न है। तो पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शंस का, फिर देखते हैं किस बात पर भिन्न है। कि प्रमाण, प्रलय, प्रतीक्षा, प्रताप। तो देखो भाई, मान में लगा प्र उपसर्ग और बन गया प्रमाण, क्योंकि यहां हो गई व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के अनुसार ना बदल गया ड़ा में।
और लय में लग गया प्र उपसर्ग तो हो गया प्रलय, ताप में भी लगा प्र उपसर्ग तो बन गया प्रताप। लेकिन प्रतीक्षा में प्र उपसर्ग नहीं है, फिर कौन सा उपसर्ग है? प्रतीक्षा में उपसर्ग है प्रत्य, प्रत्य धन इच्छा बन गया प्रतीक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है कि भय में कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि विपरीत शब्द बन जाए। तो भाई देख लेते हैं कौन सा शब्द जोड़ें। निभय बिल्कुल नहीं, निर्भय बिल्कुल। हमारा आंसर हो जाएगा निर्भय। जब भय में निर्भय जोड़ेंगे यानी आधा रा किस पर चढ़ जाएगा? आधा रा चढ़ जाएगा हमारे भा पर। तो भय जो डर है और निर्भय जिसको डर नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, 19 और क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्न में से तदित प्रत्यय होते हैं या निम्न में से तदित प्रत्यय हैं। तो तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द में जोड़े जाते हैं, या वे प्रत्यय जो शब्द संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में जोड़े जाते हैं वही कहलाते हैं हमारे तदित प्रत्यय। लुटेरा, लूट धातु में जुड़ा है एरा प्रत्यय, तो ये तो हो गया भाई कृत प्रत्यय। बोल धातु में जुड़ा है ई प्रत्यय, तो ये भी हो गया हमारा कृत प्रत्यय। पूज धातु में जुड़ा है आपा, तो हो गया पुजापा। और बूढ़ा में जुड़ा है आपा, तो हो गया बुढ़ापा, जो कि क्या है? संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। तो भाई देख लेते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, भाववाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक। उनमें से और हमारा क्या नहीं है, लेकिन ऊनतावाचक नहीं होता, क्योंकि ऊनतावाचक होता है तदित प्रत्यय का भेद। तदित और ऊनतावाचक वंश का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा रघु के वंशज कहलाए राघव, मनु के वंशज कहलाए मानव, पांडु के वंशज कहलाए पांडव। तो जो ऊनतावाचक है वो है हमारा तदित प्रत्यय। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का 21वां प्रश्न। निराला ने सरोज स्मृति किसकी याद में लिखी? पत्नी की याद में, माँ की याद में, पुत्री की याद में या बहन की याद में? तो निराला की पत्नी थी मनोहरा देवी, जिनसे निराला बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक महामारी उनके गांव में आई जिसमें उनका लगभग पूरा ही परिवार समाप्त हो गया। परिवार के नाम पर बची एक 1.5 साल की पुत्री, जिसको लेकर वो अपने ससुराल रायबरेली बेटी के ननिहाल आ गए, जिसका पालन पोषण नानी ने किया। और जब उनकी वही पुत्री कौन, सरोज, जब 18-19 साल की हुई तो टाइफाइड से ग्रस्त होकर के वो भी इस लोक से परलोक से धार गई। और उसकी याद में निराला जी ने लिखा सरोज स्मृति, जो कि हिंदी का शोक गीत माना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि सरस्वत्याराधन, यानी कि इसमें संधि क्या है? सरस्वती धन आराधन। क्या हो जाएगा? सरस्वत्याराधन। सरस्वती यानी ई और आराधन यानी कि आ, ई और आ का मेल हुआ तो कौन सी संधि हो गई? हमारी संधि हो गई यड़। क्योंकि यड़ संधि क्या कहती है कि जब ई उ रे का मेल किसी असमान स्वर से होता है तब वहां यड़ संधि होती है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि विद्या आरंभ में समास है। तो विग्रह कर लेते हैं। विद्या आरंभ का विग्रह क्या हो जाएगा? विद्या का आरंभ। तो किसका लोप हुआ? का, यानी कि संबंध विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्हों का लोप कहाँ होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। कर्मधारय समास में तो उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष का संबंध होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कल्पांत का संधि विच्छेद होगा। तो भाई कल्पांत का संधि विच्छेद क्या होगा? कल्पधन कलधन पांत, कल्पधन आंत, कल्पधन अंत या कल्पधन आंत। तो जो कल्प का अंत है वही कल्पांत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प थर्ड और विकल्प सा,
तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, 25 और 25 प्रश्न क्या कहता है कि दिनचर्या का समास विग्रह होगा दिन में चर्या, दिन की चर्या, दिन को चर्या या दिन से चर्या। तो भाई चर्या होता है चलना, यानी कि जिसका हम पालन करते हैं। तो दिन भर हम जिसका पालन कर रहे होते हैं वही होती है दिनचर्या, यानी कि दिन की चर्या अर्थात दिनचर्या। समास है तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिना प्रयास के वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अप्रयास बिल्कुल नहीं, अनायास बिल्कुल। जब मैं बिना प्रयास के अचानक से कोई चीज यानी अनायास ही कुछ मिल जाए वही होता है बिना प्रयास के। अजेय होता है जिसको जीता ना जा सके, और अज्ञेय होता है जिसको गाया ना जा सके। अगला प्रश्न है कि अलभ्य के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। जिसे कभी प्राप्त ना किया जा सके, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, जिसे सरलता से प्राप्त किया जा सके, और जिसे प्राप्त किया जा सके। तो भाई जिसे प्राप्त किया जा सके होता है हमारा लभ्य, यानी कि जो मिल जाए, प्राप्य शब्द आता है प्राप्य। जिसे सरलता से प्राप्त कर लिया जाए वो होता है सुलभ या सुप्राप्य, और जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए वो होता है दुर्लभ्य, और जिसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता वो होता है हमारा अलभ्य। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28, 28 और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। संवाद, वाद में लगा है सम उपसर्ग, बिल्कुल सही है। निरपेक्ष बिल्कुल गलत है, क्योंकि निरपेक्ष लिखा जाता है तो रा पूरा बनता है, शब्द हो जाएगा निरपेक्ष। और प्रज्वल भी सही है, क्योंकि ज्वल में लगा है प्र उपसर्ग। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब हम उज्ज्वल लिखते हैं तो दो जा बनते हैं, क्योंकि उसमें लगता है उत, यानी ज्वल शब्द में क्या लगता है उत उपसर्ग। तो जब जा की संधि जा से होती है तो जा में ही परिवर्तित हो जाती है, तो उत वाला ता भी क्या बदल जाता है, जा बदल जाता है। इसीलिए कितने जा हो जाते हैं, दो, लेकिन प्रज्वल में एक ही जा होता है। और श्रोमणि भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29, 29 और क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। श्रृंगार बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंगार या तो लिखा जाएगा इस तरीके से या लिखा जाएगा इस तरीके से। समवरण बिल्कुल सही है, क्योंकि समवरण आपका वरण शब्द में लगा है सम उपसर्ग, तो हमारा आंसर है समवरण। जबकि सन्मुख नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सम्मुख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि निम्न में से सांप्रदायिकता पर लिखा गया उपन्यास है। गोदान, गोदान किसान जीवन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों जीवनों का वृत्तांत मिलता है। तमस, बिल्कुल हमारा आंसर है तमस। जबकि राग दरबारी में भ्रष्टाचार और भाईवाद का हमें उल्लेख या चित्रण मिलता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मुहावरा आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना धोखा देना ही होता है, और मन से सत्कार करना तो होता है आंखें बिछाना। बुरा लगना होता है आंखों में खटकना, और साहस करना होता है आंख उठाना। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि टाल मटोल करना अर्थ दिया है, मुहावरा पूछा है, तो मुहावरा क्या होगा, आवाज उठाना। भाई आवाज उठाना तो होता है साहस करना, या जिसे हम कह देते हैं इसका अर्थ हो जाएगा विद्रोह करना, आनाकानी करना। बिल्कुल आनाकानी करने का मतलब ही होता है टाल मटोल करना। उंगली पर नचाने का मतलब होता है किसी को भी कंट्रोल्ड कर लेना, बस में कर लेना, या बेबस कर देना, मजबूर कर देना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लोकोक्ति है, और लोकोक्ति क्या कहती है कि जमात में करामात। लोकोक्ति का अर्थ होता है समूह में आश्चर्यजनक शक्ति होती है। बिल्कुल समूह में आश्चर्यजनक शक्ति होती है, इसी का अर्थ है जमात में करामात। मुफ्त की वस्तु सब चाहते हैं। तो भाई इसके लिए तो लोकोक्ति आती है कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ।
और अपनी कमी साधनों के सिर मरना होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और चालाक से भी अधिक चालाक होता है तू डाल डाल तो मैं पात पात। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि अप्रूव, अप्रूव का हिंदी रूपांतरण होगा प्रस्तुत करना? बिल्कुल नहीं। फिर क्या होगा हमारा? अनुमोदन करना? बिल्कुल भाई। जो हमारा अप्रूव है उसका सही अर्थ होता है अनुमोदन करना, जबकि लाभ्यांश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लाभ्यांश का अर्थ होता है डिविडेंड। जो डिविडेंड शब्द आता है वो लाभ्यांश के लिए आता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, 35 और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि रुकावट का अंग्रेजी रूपांतरण है बार? बिल्कुल, हमारा आंसर है बार। बिड होता है बोली लगाना, अप्लाइड होता है व्यवहारिक या प्रयुक्त करना, और कैश तो सभी जानते हैं, कैश होता है नगद। तो चलिए आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि पुट अप विद द रूल्स। पुट अप विद द रूल्स का हिंदी अर्थ क्या है? कृपया स्पष्ट करें। तो भाई कृपया स्पष्ट करें का अर्थ हो अंग्रेजी रूपांतरण होता है प्लीज एक्सप्लेन। नियमों के साथ प्रस्तुत करें होता है पुट अप विद द रूल्स, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन बी। और मामले की रिपोर्ट करें, तो मामले की रिपोर्ट करने के लिए आता है रिपोर्ट द केस, और जांच की जाए के लिए जो अंग्रेजी रूपांतरण आता है वो आता है मे बी एग्जामाइंड। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, 37 और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि कार्यवाही अनुमोदित का अंग्रेजी रूपांतरण है एडमिट टू बेल। तो एडमिट टू बेल होता है जमानत हेतु स्वीकार्य, एक्शन टेकन अप्रूव्ड। बिल्कुल, एक्शन टेकन अप्रूव्ड होता है कार्यवाही अनुमोदित करें, जबकि सवर एक्शन होता है कठोर कार्यवाही, और नन ऑफ दीज की तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, 38 और क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है पूर्ण विराम? बिल्कुल नहीं। विस्मयादिबोधक? नहीं भाई। दिशा सूचक? बिल्कुल नहीं। तो क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, विराम। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है चलना। भाई अविराम का शाब्दिक अर्थ तो चलना कह सकते हैं, पर विराम नहीं हो सकता। बहना, बहना तो श्र धातु का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे हम रस में पढ़ते हैं रुकना। बिल्कुल, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, या रुकना नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा ठहराव। इसीलिए जहां भी विराम चिन्ह लगते हैं हमारे बोलने में, हमारे पढ़ने में एक ठहराव आता है, एक हल्का सा रुकाव आता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान बनने के 15 वर्षों के उपरांत या अंग्रेजी में वाला अंश हट जाएगा? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343? बिल्कुल नहीं भाई। 343 में तो केवल और केवल भाषा, लिपि और अंक प्रणाली वर्णित है। 120, बिल्कुल 120 ए, 120 ए में वर्णित है कि अगर संविधान में कोई उपबंध न किया जाएगा तो 15 वर्षों के बाद यानी कि 1965 में सभी पूरे देश के सारे जो कार्य होंगे, चाहे वो संसद के हों, चाहे वो कोर्ट के हों, वो सब किस में होंगे? हिंदी में होंगे। लेकिन उपबंध किए गए, यानी कि संशोधन किया गया, इसीलिए 2023 तक, आज तक भी संसद में, कोर्ट में हमारे काम अंग्रेजी में हो रहे हैं। लेकिन इस बात का प्रावधान कहाँ मिलता है? इस बात का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 120 ए में। जबकि बी ये कहता है कि अगर किसी संसद का कोई भी सदस्य अपनी अभिव्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में नहीं कर सकता तो फिर वो अपनी अभिव्यक्ति को अपनी मातृभाषा में कर सकेगा, और यही अधिकार यानी मातृभाषा में अभिव्यक्ति का अधिकार विधायक को राज्य विधानमंडल में देता है 210, और 351 संघ को ये कर्तव्य देता है, ये कार्य देता है कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे।
तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण पत्र, पदोन्नति पत्र, यानी कि जब आपकी हो जाएगी जॉब लग जाएगी तो अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप ट्रांसफर चाहेंगे तो ट्रांसफर लेटर, और जब आपका होगा प्रमोशन तो प्रमोशन लेटर। इन सबको क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? शासकीय पत्र, बिल्कुल ऑफिशियल ऑर्डर होते हैं सभी। जबकि अर्ध शासकीय पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी भी घटना विशेष पर व्यक्तिगत तौर पर लिखता है। शासना आदेश जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो अधीनस्थ विभाग को जब देती है तो वो होता है शासनादेश, और जब भी किसी कार्य को त्वरित गति से, तीव्र गति से कराना हो तब लिखे जाते हैं तार। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, याद रखना स्वर वर्ण नहीं पूछा है, मात्राएं पूछी है, तो मात्राएं होती हैं 10, स्वर वर्ण होते हैं 11, 8 तो अपभ्रंश में स्वर थे और 33 वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 43, 43 और 43 प्रश्न क्या कहता है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 25/25, तो होते हैं स्पर्श व्यंजन जिन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। 33 तो पूरे मूल व्यंजन होते हैं जिनको 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श, अंत्यस्थ और ऊष्म। 4 भाई बिल्कुल ऊष्म व्यंजन हो, अंत्यस्थ व्यंजन हो या संयुक्त व्यंजन हो, तीनों की ही संख्या कितनी है? 4। जबकि अयोग, वाहवर्ण और द्विगुण वर्ण होते हैं 2। लेकिन हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, थर्ड, यानी कि 4। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। सरल वाक्य बिल्कुल है, संयुक्त वाक्य ये भी है, प्रश्नवाचक वाक्य बिल्कुल नहीं है, मिश्र वाक्य है, यानी हमारा आंसर है ऑप्शन सी, विकल्प सी। क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र को ही मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं। जबकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधिवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, वाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे आते हैं और विस्मयादिबोधक और रह गया था एक अर्थ के आधार पर। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 45 और 45 प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से गुच्छ ध्वनियां हैं, संयुक्त ध्वनियां बिल्कुल नहीं। संयुक्त ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जहां एक स्वर वर्ण पर 2 भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त ध्वनियां। जहां एक ही स्वर पर एक ही व्यंजन वर्ण एक से ज्यादा उच्चारित होता है वो होती हैं द्वित ध्वनियां, और द्वित ध्वनियों को ही कहते हैं गुच्छ ध्वनियां। और जहां पर एक ही वर्ग के 2 अलग अलग व्यंजन वर्ण एक स्वर पर आते हैं उसे कहते हैं संपर्क ध्वनियां। और जब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त ध्वनि से मिलकर कोई शब्द बना हो उसमें एक और स्वर ऐड कर दिया जाए उसे कहते हैं स्वर भक्ति। जैसे मैंने एक शब्द लिखा क्रिया, तो ये शुद्ध है, लेकिन अगर इसी क्रिया को मैंने लिख दिया क्रिया, तब ये हो गया स्वर भक्ति का उदाहरण। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बच्चे उत्पत्ति के आधार पर जब भी एग्जामिनर आपसे शब्द के भेद पूछे आपका आंसर हमेशा होगा 4। चाहे भले ही हम 7 पढ़ते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, अर्ध तत्सम और ध्वन्यात्मक, लेकिन मुख्य भेद 4 माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47, 47 और अगला प्रश्न क्या कहता है कि पदों के आधार पर समास के भेद होते हैं। तो पदों के आधार पर समास के भेद पूछ ले या मूल भेद पूछ ले, हमारा आंसर होगा 4। क्योंकि पदों के आधार पर हम ये देखते हैं, 2 ही पदों के आधार पर देख रहे हैं, तो किस पद में पहला पद प्रधान है, किस समास में दूसरा पद प्रधान है, किस समास में दोनों पद प्रधान है और किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है। पदों के आधार पर ये 4 ही कंडीशन बनती हैं, इसीलिए पदों के आधार पर समास के भेद माने जाते हैं 4। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, 48 और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। तो बिल्कुल ये दोनों
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, और दो ही भेद होते हैं कर्म के आधार पर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कि आज की सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन के भेद हैं। तो बच्चे, हिंदी में वचन के भेद होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है कि वस्तु का बहुवचन होगा। तो बच्चे, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? वस्तु, वस्तुओं, वस्तुएं या वस्तुएं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है डी, 4, विकल्प 4। क्योंकि जब भी स्त्रीलिंग शब्द उकारांत या उकारांत होता है तो उकारांत को पहले बदलते हैं उकारांत में, और उसमें क्या जोड़ देते हैं? बहुवचन बनाते समय आय जोड़ करके, ए जोड़ करके चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज में इतना ही। धन्यवाद।